तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी में अलंकार के टॉपिक से। ठीक है, क्योंकि जो वीडियो का सिलेबस है और यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में अलंकार का टॉपिक भी उसमें रखा गया है। सबसे पहले देखते हैं कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार का अर्थ क्या है? ये होता है आभूषण। अब इसके प्रकार देखते हैं। अलंकार के मुख्य प्रकार दो ही हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, लेकिन अगर सामान्यतः पूछा जाएगा तो तीन अर्थ हो जाएंगे। तीसरा जो भेद होता है इसका, वो होता है आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। ठीक है, जिसमें वो वाले अलंकार आएंगे जो पश्चिमी जगत से भारत में आए। तो मुख्य भेद में तो शब्द और अर्थ आएगा, और जो तीसरा भेद है वो क्या है? आधुनिक और पाश्चात्य। अब देख लेते हैं शब्दालंकार। ठीक है, जहां पर शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, ठीक है, तो वहीं पर शब्दालंकार होगा। और इसमें सबसे प्रमुख होता है अनुप्रास। अनुप्रास से ही जो है शुरुआत होती है। तो अनुप्रास का अर्थ क्या है? आवृत्ति, है ना। जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये एक टर्म याद रखना है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो। तो आवृत्ति, इसका उदाहरण क्या है? जैसे तरनी तनुजा तट तमाल, त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, है ना, च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है, वर्णों की आवृत्ति। इसके अलावा पूरा का पूरे वाक्य भी रिपीट हो जाते हैं। जैसे इसमें छह का अनुप्रास में क्या है? पदम गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। है ना? तो यहाँ पर प वर्ण की आवृत्ति हुई है। अनेक व्यंजनों में एक स्वरूपता दिखाई देती है। अनेक व्यंजन है और उनमें एक जैसा पैटर्न, राइमिंग्स लग रही है। ठीक है, तो अनुप्रास के अगर अंदर पूछा जाएगा अनुप्रास अलंकार के भेद, है ना, तो कितने हो जाएंगे? जैसे छह का अनुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास है, लाटानुप्रास है, अंत्यानुप्रास है और श्रुत्या। तो ये पांच भेद हो गए अनुप्रास अलंकार के। इसके बाद आते हैं यमक। ठीक है, तो यमक का अर्थ क्या है? हर अलंकार का अपना एक शाब्दिक अर्थ भी है। तो अलंकार का अर्थ होता है दो, इसका यमक का अर्थ, ठीक है, यमक का अर्थ है दो। जब कोई शब्द दो बार या अधिक बार आए किंतु प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो जाए, प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो जाए। जैसे बोला है कि काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि घटा शब्द दो बार आया है ना, लेकिन अर्थ दोनों बार भिन्न हो गया। अगर अर्थ भिन्न न होता तभी हम इसको दूसरे अलंकार में रखते, लेकिन अर्थ दोनों बार यहाँ पर अलग हो गया। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, और वाह खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो यहाँ पर कनक के अर्थ जो है अलग अलग ले लिए, एक बार सोना एक बार धतूरा। ठीक है, इसी तरह यमक का एक और उदाहरण जो है, माला फेरत जग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाली दे मन का फेर। तो मन के यहाँ दो अर्थ आ रहे हैं। एक मन का है मोतियों की माला, और एक मन का होता है हृदय का, है ना। अपने हृदय में परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो यमक हो गया। इसके बाद आ जाता है श्लेष अलंकार। अब यहाँ क्या होता है? शब्द तो एक ही बार आएगा लेकिन उसके साथ कई अर्थ चिपके हुए होंगे या जुड़े होंगे। ठीक है, शब्द एक बार आएगा, है ना, और अर्थ कई होंगे। यमक में क्या था? शब्द ही दो बार अर्थ है, अलग अर्थ भी अलग अलग थे। मतलब एक ही दो बार या तीन बार आएगा, अर्थ अलग हो जाएंगे। यहाँ पर शब्द एक ही आएगा लेकिन उसी के साथ कई अर्थ चिपके हुए। श्लेष का अर्थ ही, शाब्दिक अर्थ क्या है? चिपका हुआ, ये याद रखना है। तो इसके उदाहरण देखें। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर जो पानी दूसरी पंक्ति में आया है वो तीन अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है। जैसे मोती, मनुष्य और चूना, है ना, इन तीनों के लिए एक बार पानी का उल्लेख हुआ है। अगला हो जाता है वक्रोक्ति। ठीक है, वक्रोक्ति का मतलब क्या होता है? टेढ़ी उक्ति यानी टेढ़ा कथन, जब प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त भिन्न अर्थ प्रकट किया जाए।
जैसे उदाहरण दिया है कि एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। तो गुरु भक्त सिंह का कथन है ये। जहांगीर ने दूसरे कबूतर के बारे में पूछने के लिए अपर शब्द का इस्तेमाल किया, जबकि उत्तरार्ध में नूरजहां ने अपर का उपयोग बोला बिना पर वाला। और अंतिम जो आता है देखो इसमें शब्दालंकार में, वो है विप्सा। विप्सा का मतलब होता है दोहराना, कोई बात रिपीट करना। जब मनोभावों को दोहराया जाता है, ठीक है, जब मनोभाव को दोहराने के लिए, प्रकट करने के लिए शब्दों को दोहराए। जैसे हमने बोला छी छी, ठीक है, या देखो देखो, है ना। तो जब इस प्रकार से रिपीट करेंगे हम अपनी फीलिंग्स को दर्शाने के लिए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, विप्सा अलंकार। तो ये जो भेद हो गए पांच, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा, ये किसके हैं, शब्द अलंकार के। अब आता है अर्था। ठीक है, अर्था में क्या हो जाएगा, अर्थालंकार समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ता है, उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। ठीक है, उपमेय और उपमान। देखो उपमेय वो है जिसकी उपमा दी जा रही है, जो प्रस्तुत है। जो प्रस्तुत है यानी जो सामने है वो क्या है, साधारण है। जैसे हमने बोला मुख चंद्र सा है, तो आपके सामने क्या है, मुख है या चंद्रमा है। आपके सामने है मुख है, तो वो उपमेय है। और जो उपमान होता है वो क्या होता है, प्रसिद्ध होता है और अप्रस्तुत होता है वो, यानी कि वो हमारे सामने नहीं होगा। जैसे चंद्रमा हमारे सामने नहीं है, वो ज्यादा प्रसिद्ध भी है, तो उपमेय की उपमान के साथ हम तुलना कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज पहले तो याद रखनी है, उपमेय क्या होता है, उपमान क्या है, तब उसमें अलंकार पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें वाचक शब्द क्या आते हैं, जैसे उपमा में तुलनात्मक करने वाले, जैसे सा सी सम सदृश, इस प्रकार के। जैसे बोला है कि पीपर पात सरिस मंडोला, तो यहाँ पे सरिस आ गया। ठीक है, यह बोला है मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख चंद्र सा सुंदर है, यह मुख चंद्र सा है। तो इस टाइप वालों में क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। इसके बाद है प्रतीप। प्रतीप अलंकार में क्या होगा, ये उपमा का ठीक विपरीत होता है। ठीक है, जैसे उपमा था, अभी प्रसिद्ध जो उपमान था उसको उपमेय बना देंगे, है ना। जैसे पहले हमने बोला था मुख चंद्र सा है, अब बोल रहे हैं मुख सा चंद्र, मुख सा चंद्र है ना। मुख सा चंद्र कैसे होगा, चंद्र सा मुख होता है, लेकिन हमने बोल दिया मुख सा चंद्र। जब विपरीत तुलना की जाएगी तो तब क्या हो जाएगा, प्रतीप अलंकार होगा। बस इतना याद रखना है, यह उपमा अलंकार का विपरीत होता है। ठीक है, तो साधारण तरीके से बताऊंगा, और इसके बाद एक और वीडियो में जो है कुछ अलग उदाहरण के द्वारा भी अलंकार बताएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि अलंकार आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर अगला होता है देखो संदेह। जब उपमेय में उपमान का संदेह हो रहा है, उपमेय में उपमान का संदेह हो रहा है, या वो चीज है या नहीं है, जैसे बोला रस्सी है या सांप है, पता नहीं चल रहा कि उपमेय है या उपमान है ना। या सारी विच नारी है, नारी विच सारी है, सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी है। एक उदाहरण ये भी संदेह का है। इसके बाद है उत्प्रेक्षा। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसके वाचक शब्द से केवल पहचानना है, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, ये याद रखने बस। अगर कहीं पे ये वाचक आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, वरना नहीं होगा। जैसे मुख मानो चंद्र है, ठीक है, ये हो गया। क्या है, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नील मणि छैल पर, आतप प्रयोग प्रभात। तो मानो आ गया यहाँ पे ना, तो वाचक शब्द का ही ध्यान रखना है बस। इसके बाद आता है देखो रूपक। अब रूपक में क्या होता है, भेद रहित आरोप। तो उपमेय का उपमान पर भेद रहित आरोप होता है, यानी कि जो दोनों का हम तुलना कर रहे थे उसके तुलना न करके अब सीधा सीधा आरोप लगा दिया गया है कि वह वस्तु वही है। ठीक है, जैसे हमने बोल दिया, पहले बोल रहे थे हम कि रस्सी सांप जैसी है, रस्सी है या सांप है, लेकिन इस बार हम क्या बोलेंगे, रस्सी सांप है। डायरेक्ट बोल दिया हमने रस्सी सांप है, भेद हटा दिया।
तो रूपक में ये होता है, जैसे हमने बोला मुख चंद्र है, ठीक है, जैसे हमने कहा तुम सूर्य हो, तुम सूर्य जैसे नहीं हो, तुम सूर्य हो, तो रूपक होगा। रूपक में भेद रहित, जैसे आ जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सीधा बोला जा रहा है राम रतन धन। या ये हो जाएगा आए महंत बसंत, ठीक है। गोपी पद पंकज पावन ना, या कल हमने टेस्ट में दिया था, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े भये अनेक। तो यहाँ पर भेद रहित आरोप हो रहा है। रूपक अलंकार। इसके बाद है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में क्या होता है, जब लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कही जाए, प्रदर्शन किया जाए। जैसे राणा प्रताप का एक उदाहरण है इसमें, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। या जैसे बोल देते हैं कि भाई भारत में दूध की नदियां बहती थी, है ना, ये युद्ध में खून की नदियां बहा दी गई, तो ये कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल दिया ज्यादा, अतिशयोक्ति। नेक्स्ट है देखो अन्योक्ति अलंकार। जब अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन करें, जो नहीं है उसकी सहायता लेके जो है उसके बारे में स्थिति बताएं। जैसे कविवर बिहारी राजा जय सिंह के सामने दरबार में क्या बोलते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास काल, अली कली से ही विंध्यो आगे कौन हवाल। राजा को एक भौरे का उदाहरण देके बता रहे हैं, पर सुना रहे हैं राजा को, बता रहे हैं भौरे के बारे में। भौरा अप्रस्तुत है यहाँ से, तो भौरे का नाम लेके क्या बोला कि अली कली से ही विंध्यो, अली और कली से ही बंधा रहेगा। राजा भोग विलास में डूबा था, है ना। आगे कौन हवाल, तो क्या होगा, राज्य के बाहर दूसरी सेना आ चुकी है, हमला कर देगी। नेक्स्ट अलंकार है विरोधाभास। जब विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो। जैसे ये बोला है कि भाई मीठी लगे अखियन लुनाई, आंखों का जो नमक है वो मीठा लग रहा है, तो आंखों का नमक मीठा कैसे होगा, या तो नमकीन होगा या मीठा ही होगा, पर हमने यहाँ पे उसे मीठा बोल दिया। फिर है अथाह पानी रखता है सूखा सा गात्र, एक और उदाहरण है विरोधाभास का। अथाह पानी रखता है सूखा सा गात्र, ये भी आंखों के लिए बोला गया है कि आंखों रूपी जो समुद्र है, यानी बर्तन है, वो उसके अंदर अथाह पानी है, अथाह भावनाएं हैं, आंसू हैं, इस तरीके से बोला है ना। तो ये भी विरोधाभास हो रहा है कि अगर सूखा बर्तन है तो उसमें अथाह पानी कैसे होगा, तो विरोधाभास अलंकार ऐसे प्रयुक्त होगा। ठीक है, तो ये आपके मुख्य अलंकार हो चुके हैं। एक और देख लेते हैं मानवीकरण। जैसे बोलिए मेघ आए बंठन के संवर के, है ना, मेघ आए बंठन के संवर के, तो ये क्या हो गया, मानवीकरण। मेघों को मानव की तरह दिखा रहे हैं। या एक जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है, जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। ठंडे पानी से वनस्पतियां मुंह धो रही है, तो वनस्पति अपना मुंह तो धो नहीं सकती है, तो जब अमानव को मानव की तरह प्रस्तुत करें, ठीक है, जैसे हमने ये बोल दिया कि उस पेड़ की हर डाली और हर कली खिलखिला रही है, तो खिलखिला सकता है, हंसने की क्षमता तो मनुष्य में है, लेकिन हमने पौधों के लिए लिख दिया, तो इसे मानवीकरण बोलेंगे। तो अलंकार का एक ब्रीफ जो मैंने आपके बारे में इसमें अलंकार के बारे में बताया, तो उम्मीद है थोड़ा आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम और भी ज्यादा इसमें डिटेल के साथ बताया जाएगा।